नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आज आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हम मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे और उसी के साथ ही साथ उस कंपनी की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको उस कंपनी में निवेश करने के लिए और आसानी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप जुटा सके। ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की एक्सपेंशन तक, जो भी चीज़ें हैं कंपनी से जुड़ी हुई, उस पर हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि अर्निंग सीजन भी चल रहा है, तो नतीजों के लिहाज से भी आज उन तमाम कंपनियों पर फोकस रहेगा। तो उन तमाम पहलुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनियां हमारे रडार पर है। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। बाजार पर अगर नजर डालें तो आज भी उतार चढ़ाव का ही दिन रहा है बाजार के लिए। अभी देखिए, सेंसेक्स थोड़ी देर पहले लाल निशान में आ चुका था। निफ्टी में भी कमजोरी आई थी ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर से अब लाल निशान में, हरे निशान में पहुंच चुका है। सेंसेक्स 61,000 के ऊपर 34 अंक ऊपर है इस वक्त, और निफ्टी भी 32 अंकों की मजबूती इस वक्त दिखा रहा है। तो हरे निशान में वापस से लौटने की कोशिश है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखिए, आज दबाव के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी एक रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई थी। सरकारी बैंक काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे थे, लेकिन निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आज अभी इस वक्त निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल रही है। एक बार गेनर्स और लूजर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज टॉप पर है टाटा मोटर्स, 3.5% ऊपर है। SBI लाइफ, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे आए थे, अनुमान के मुताबिक है, और उसके चलते 4% तक के ऊपर की तेजी देखने को मिली। अब 2% की मजबूती रह गई है कोटक महिंद्रा बैंक में। वहीं इंडस, दूसरी तरफ अगर लूजिंग साइड पे बात करें तो कमजोर है इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HUL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज बाजार पर दबाव बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा कमजोरी आज बैंकिंग शेयरों में ही देखने को मिल रही है। स्पेशली निजी बैंक आज बाजार में काफी ज्यादा दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑटो शेयरों में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक के जो नतीजे आए उसके बाद, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर कंपनी के शेयर में देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं एक मैनेजमेंट पर। आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के मैनेजमेंट से, और हमारे साथ जुड़ेंगे कंपनी के MD और CEO मनोज विश्वनाथन। साथ ही शेयर पर फंडामेंटल राय देने के लिए आस्था जैन भी हमारे साथ रहेंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस की जो ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है कंपनी, और मेजॉरिटी जो इनका ब्रांचेस हैं, जहां पर इनका फोकस है, वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे शहरों पर काफ़ी ज़्यादा है। 72 ब्रांच है, 13 राज्यों में इनकी ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा अगर प्रमोटर की बात करेंगे तो करीब 33% हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स की भी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। स्पेशली मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। प्रोविजनिंग के फ्रंट पर भी कंपनी कंफर्टेबल ही नजर आ रही है। ग्रॉस NPA और नेट NPA में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। AUM अगर देखेंगे कंपनी का तो करीब 74% जो हिस्सेदारी है वो नौकरी पेशा लोगों की, यानी कि कंपनी का जो फोकस है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में है, और जो सैलरी क्लास एम्प्लॉयज हैं उनमें काफी ज्यादा है कंपनी का फोकस। लेकिन चलिए अब मैनेजमेंट से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और सबसे पहले तो नतीजों की आपको ढेर सारी बधाई। काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं आज। तो हम आज समझना चाहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी में जो हम इतनी ग्रोथ देख रहे हैं उसके पीछे की क्या वजह थी, क्या कुछ ट्रिगर्स थे, और ये भी समझना चाहेंगे कि जो प्रोविजनिंग के नंबर्स हैं वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली, क्या उसका कुछ असर प्रॉफिटेबिलिटी पर आया, या फिर आप कंफर्टेबल थे उन स्तरों पर भी? There is growth in AUM. The profitability has come from that. Plus, spreads are also spreads भी अच्छा रहा है. 5.6% is the spread that we are earning now. So those are the reasons for good profitability. Plus, credit costs अभी थोड़ा सा moderate हो रहे हैं because COVID is behind us, so credit cost is getting moderated. So these are the reasons why we have had excellent profitability. So as you mentioned, credit cost has come down, this quarter compared to previous quarters. बिल्कुल। तो सर, ये जो प्रोविजनिंग आपने की है अभी तक NPA के फ्रंट पर, क्या आप कंफर्टेबल लेवल पर है, या आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहाँ पर कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है?
प्रोविजन कवरेज रेशियो तो हमने स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया है पहले से, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कोविड, फ्रॉम लास्ट अप्रैल इटसेल्फ अच्छे रेशियोज मेंटेन कर रहे हैं. इफ यू लुक एट प्रोविजन कवरेज रेशियो, इट इज मोर देन 70%. प्लस ओवरऑल बुक का जो प्रोविजंस एज अ परसेंटेज ऑफ बुक आप देखेंगे तो इट्स मोर देन 1.3%. So we are feeling comfortable as far as the provisions are concerned. ओके, तो ये भी समझना चाहेंगे कि इस क्वार्टर जो आपके कलेक्शन रही हैं वो किस तरीके की रही हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो में भी किस तरह का सुधार देखने को मिला? कलेक्शंस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, इकोनॉमी इज इंप्रूविंग, कस्टमर्स को अभी जॉब्स वगैरह वापस आ रहे हैं. तो इनफैक्ट मेनी सेगमेंट्स द sectors are doing very well. So as a result, incomes are back to collection is also looking much better than previous quarter. मनोज जी, इस क्वार्टर हमने देखा कि आपके जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए थे दोनों में ही कमी देखने को मिली है, तो एसेट क्वालिटी के इंटरनल भी आपसे समझना चाहेंगे कितनी रिकवरी थी, रिस्ट्रक्चर बुक इस वक्त कितनी है, और जो नंबर्स आए हैं इस बार ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के, क्या हम आगे उम्मीद करें कि इसी लेवल पर ये नंबर्स सस्टेनेबल रहेंगे, बरकरार रहेंगे? ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है. लास्ट क्वार्टर 1.9 था, अभी 1.7 हो गया है. 30 डेज पास ड्यू देखेंगे तो 5.8 से 5.2% हो गया है. और 1 डे पास ड्यू 8.9 से 7.6. सो ऑल अक्रॉस ऑल 3 सेगमेंट्स ऑफ डेलिंक्वेंसी कम हुआ है. This is a reflection of good collections and customers getting back their jobs, getting back livelihood, etc. And we are seeing that अभी actually हमारे पास जो 5.2% of the 30 days past due customers देखेंगे तो mostly these consist of customers जो अप्रैल मई में अपना पेमेंट्स मिस किया है इन लोगों ने. तो अभी धीरे धीरे वो कैचअप कर रहे हैं. अब जो मिस पेमेंट्स है वो कैचअप कर रहे हैं. आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 months में ये कैचअप हो जाएगा. तो दिस नंबर शुड कम डाउन सब्सटेंशियली. बोथ 30 days past due as well as ग्रॉस एनपीए कम होना चाहिए. और आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स के नंबर्स भी मैं देख रही थी, इस बार जो नंबर्स आए हैं वो 7.1% के आसपास है, और हमने एक समय ये भी देखा था कि होम फर्स्ट फाइनेंस के जो नंबर्स थे कॉस्ट ऑफ फंड के वो एक समय में 8% के भी ऊपर हुआ करते थे, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि उसमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है. आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी बोरोइंग मिक्स कैसी है, क्या कुछ ऐसे लो कॉस्ट ऑफ फंड है जहाँ पर कि आप फोकस कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फंड है जहाँ पर कि आप फोकस कर रहे हैं और आगे वही एक्सपोजर बनाएंगे? अपने बोरोइंग मिक्स के बारे में हमें कुछ बताइए. cost of borrowing, market rates भी गिर रहे हैं, and we are I think at a point where we are reached a low point as far as the rates are concerned, borrowing cost is concerned. So that benefit is coming to us also because we are seen as a well-governed company and we have strong relationships with our lenders. So that benefit is flowing to us also. And as far as फंड सोर्सेज are concerned, हमारे मेनली 3 sources हैं. एक NHB refinance है which also gives us some benefit of cost of borrowing. दूसरा है बैंक टर्म लोन्स, and bank term loans as rates are going down वो reset होते हैं, and some of that benefit is also flowing to us. And third source is direct assignments. So across all 3 sources I think borrowing cost थोड़ा सा कम हुआ है, तो benefit हमारा is also flowing to us. बिल्कुल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, और हम देख रहे हैं कि अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त जितनी भी हम देख रहे हैं NBFCs और होम फाइनेंसिंग कंपनियां हैं उनके कॉस्ट ऑफ फंड में गिरावट भी देखी जा रही है, जो कि अभी मनोज जी ने भी बताया कि जो इंटरेस्ट का माहौल है वहाँ पर भी एक कमी देखने को मिल रही है. इस वजह से हम कम देख रहे हैं कि कंपनियों के मार्जिन्स में और वहाँ पर स्प्रेड में भी यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वजह से कॉस्ट ऑफ फंड में लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और आगे भी ये लेवल सस्टेनेबल रहेंगे जैसा कि अभी मैनेजमेंट ने हमें बताया. सर, एक और सवाल था मेरा इस पर, अगर ओवरऑल डिमांड सिनेरियो की बात करें तो उस पर भी आपसे एक चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं. तो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में इस पर डिमांड कैसी लग रही है आपको, आगे के लिए आउटलुक आप क्या देख रहे हैं, और कौन से ऐसे जोग्राफीज़ हैं या सेगमेंट है जहाँ पर कि आप फोकस करेंगे, और कौन से ऐसे टिकट साइज़ है जहाँ पर कि आपका रुझान आगे के लिए बना रहेगा?
अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का डिमांड तो हमेशा स्ट्रांग ही रहा है पहले पहले से, और ओनली ड्यूरिंग लास्ट 18 मंथ्स थोड़ा सा कोविड के वजह से इम्पैक्ट हुआ है. So that demand is now back, and you know it is there across all markets, and mostly हमारा जो presence है वो industrialized markets में है. So जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, more industrialized and urbanized markets में presence है. And you can see that with the economy doing well, exports doing well, these are the markets that are also prospering. So Gujarat is doing extremely well economically. Chemical industries are at all-time high. Diamond industries at all-time high. So those benefits are flowing in, and customers are feeling optimistic, and they are also as a result matlab they are in a good position to invest in a home or purchase their home. So that is where the demand is coming from. सर, जैसा कि आपने बताया, हमें आपकी बातों से समझ में आया कि साउथ बेस्ड जो ज्योग्राफीज़ हैं वहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस इस वक्त रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि अब काफ़ी सारी जो कंपनी हैं, बैंक्स हैं, उनको रियल एस्टेट स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और यहाँ पर पे वो फोकस भी कर रही हैं, यहाँ पर लेंडिंग को लेकर फोकस भी कर रही हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में आप किस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं? उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और क्या कुछ प्लान्स हैं आपके एक्सपेंशन के, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीके से? We are focused only on organic expansion. तो जो जिस states में हम already present हैं, जैसे मैंने बताया, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, these are states where we are focusing, and our strategy is that we want to be present in every point in the state, so that any customer in that state जो housing loan लेना चाहते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं. That is our intention and strategy. And we are a very focused player, focused on affordable housing, and so that benefit will also come to customers and to us, because customers को better service मिलेगा, because हम we are focused on affordable housing loans. And unlike other organizations which may have multiple products, etc., where they may not be able to give the same attention to the affordable housing finance customer. So it is a win-win for the customer as well as for us. So we will be able to kind of build a strong brand name in affordable housing finance because of our focus on affordable housing. तो बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस की एक बड़ी प्लेयर, फोकस्ड प्लेयर है, और आने वाले समय में भी फोकस वहीं पे बना रहेगा। जिस तरह से कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में भी वर्क किया है, तो वहीं पर उसका कंपनी का फोकस बना रहेगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नतीजों पर और कंपनी के आगे के प्लान्स पर हमारे साथ डिटेल में डिस्कशन करने के लिए। तो नतीजे काफ़ी शानदार दिख रहे थे। एनआई में भी शानदार ग्रोथ दिखी, मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ थी। सबसे अच्छी बात थी कि एनपीए को भी कंपनी ने कंट्रोल किया, और अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी कंपनी ने कंट्रोल करने में कामयाब रही है। आफ्टर कोरोना के बाद में जो रिकवरी फेज चालू हुआ है, उसमें कंपनी ने कंट्रोल करने में इन तमाम पहलुओं को कामयाब रही है। और स्टॉक देखिए, इस पर 7% की मजबूती के साथ कारोबार भी कर रहा है। स्टॉक पर एक ड्राइव भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन भी जुड़ चुकी है। सर, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। होम फर्स्ट फाइनेंस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। फंडामेंटली नतीजे जो आए हैं उस पर आपको कैसे लग रहे हैं, और आज जो स्टॉक में तेजी आई है, क्या लग रहा है आपको, ये सही मौका है होम फर्स्ट फाइनेंस में निवेश करने का? गुड आफ्टरनून पूजा। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो नतीजों ने बहुत यहाँ पे अपसाइड में सरप्राइज ही किया है, और सबसे बड़ा सरप्राइज तो डिस्बर्सल्स को लेके हुआ है, क्योंकि 500 करोड़ का डिस्बर्सल कंपनी ने पहली बार पास किया है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कितना बेहतरीन कंपनी का अभी बिजनेस परफॉर्मेंस रहा हुआ है। ईयूएम ग्रोथ में भी 24% का उछाल हमें देखने को मिला, और प्रॉफिट में भी वो ग्रोथ नजर आती है 28% के आसपास। मेरे हिसाब से जो रिजल्ट थे वो काफी ज्यादा यहाँ पे मजबूत थे, और उसी वजह से आज हमने एक यहाँ पे रनअप भी देखा है प्राइजेस में। मेरे हिसाब से ये रनअप आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कोई भी डिप चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे मैं बाइंग करने की सलाह दूंगी। और इसमें जो मेरा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो 750 से लेके 790 का रहेगा। तो 790 के अल्टीमेट टारगेट के लिए यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी, और जिन्होंने दिया हुआ है वो अपनी पोजिशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं।
ओके, तो जिनके पास है वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आस्था, एक और सवाल होगा मेरा आपसे, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कोई और कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस के अलावा जो कि आपको पसंद आ रही है इन स्तरों पर खरीदने के लिहाज से या निवेश करने के लिहाज से? बेसिकली देखा जाए तो हाउसिंग फाइनेंस में HDFC लिमिटेड हमेशा से जो दिग्गज कंपनी है वो हमारी यहाँ पे पसंद है, तो वहाँ पे भी हम काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। तो होम फर्स्ट फाइनेंस के क्योंकि रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं तो वो एक पसंदीदा चॉइस बन चुकी है हाल फिलहाल, अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें। और उसके अलावा अगर कोई दूसरी हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है तो HDFC लिमिटेड के साथ हम बिल्कुल अभी भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखा जाए तो आज वो भी अपने ऑल हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो आगे जाते हुए HDFC लिमिटेड में और वैल्यू बाकी है और मेरे हिसाब से 3200 के अल्टीमेट टारगेट के लिए यहाँ पे भी नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए और होम फर्स्ट फाइनेंस पर अपनी राय देने के लिए। तो फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है इन स्तरों पर, अगर आपके पास है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं और अगर कुछ गिरावट यहाँ पर आती है तो खरीदारी करने की भी राय होगी। शानदार रनअप दिखा स्टॉक में, पिछले 3 महीने में देखे करीब करीब 25% तक का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। अच्छे नतीजों के दम पर आज भी 7% की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है। लेकिन चलिए फोकस होगा नतीजों पर ही। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों का इंतजार था तो देखिए वो आ गए हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, स्टॉक में 3 से 4% तक की तेज़ी भी देखने को मिली नतीजों के बाद। लेकिन अभी भी 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आना बाकी हैं। इसमें फाइनेंस स्पेस से ही अगर बात करेंगे तो एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले और फार्मा से सिप्ला अपने नतीजे घोषित करेगी। तो शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनुमान लेकर। शरद, पहले तो फाइनेंशियल स्पेस की बात करते हैं, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस, इन दोनों के बारे में बताइए, नतीजों से क्या अनुमान है? नतीजे से अनुमान बहुत अच्छा है पूजा। एक्सपेक्टेशंस देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग आपके 9% का ग्रोथ देखने मिलेगा और जो पैट है, पैट में तो बहुत एक अच्छा ग्रोथ 72% का एक्सिस बैंक के लिए एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल देखा जाएगा तो एसेट क्वालिटी जो है लगभग इम्प्रूव करने वाली है, लगभग फ्लैट रहेगी 3.5% आपके GNPA को लेके। और उसके अलावा बात करते हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उनमें भी एक टाइप से 0.4 बेसिस पॉइंट्स का जो है अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। पूरा अगर देखा जाए तो रिटेल बुक में जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और ये जो है एक पॉजिटिव रब ऑफ जो जितने बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल रहे इसमें भी मिलेगी। एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ जो है उनके ऑपरेशनल अपडेट में ऑलरेडी कह दिया गया है और जो स्ट्रेस लेवल्स है वो एक रहेगी रिडक्शन, वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पे फोकस रहेगा एक्सिस बैंक पे। बजाज फाइनेंस से बात करते हैं तो इनमें तो और अच्छे नंबर्स के उम्मीद है आने के लिए, स्पेशली अगर आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम 17% का ग्रोथ देखने मिलेगा और आप पैट ले लीजिए वो 49% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करेगा। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मॉनिटरेबल्स रहेंगे आपके नतीजे के लिए, ये सबसे पहले रहेंगे बिजनेस आउटलुक पे बात और उसके अलावा जो पेमेंट की जो बिजनेस है क्या ट्रैक्शन हो रही है और बेसिकली एक फिनटेक प्लेयर बन चुकी है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा स्पेशली मैनेजमेंट की कमेंट्री फ्यूचर में आगे जाते हुए। प्रोविजंस भी ऑफ कोर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन होंगे, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होने वाले हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा। और आखिर में फार्मा स्पेस की भी बात कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी हमने बैंक BFSI स्पेस से 2 स्टॉक्स ले लिए निफ्टी के और आखिर में सिप्ला रहेगा फोकस में। ऑफ कोर्स आपके फार्मा स्पेस में दबाव देखने को मिलेगा और सेल्स जो रहेंगे लगभग ओनली 3% रहेंगे। अगर बॉटम लाइन नंबर्स देखें तो लगभग वो जो है सपाट रहने वाले हैं। और उसके अलावा आप US सेल्स ले लीजिए या डोमेस्टिक सेल्स ले लीजिए, इनमें भी ग्रोथ सिर्फ 1 से लेकर 2% तक का ग्रोथ देखने मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी मार्केट शेयर गेन ज़रूर रहेगी आपके एल्बिट्रल में और आपके जी प्रोवेंटिल में, ये जो 2 दवा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं कंपनी के। लेकिन मार्जिन में थोड़ी सी करेक्शन भी देखने मिलेगी क्योंकि करेंसी का भी इम्पैक्ट हो रहा है और उनके जो नॉन कोविड जो सेगमेंट है उनकी जो रेवेन्यू है वो भी कम हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो BFSI स्पेस के लिए जो है अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनलाइन या थोड़ी सी वीकिश रिजल्ट्स हम लोग सिप्ला के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूजा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये नतीजों पर अनुमान बताने के लिए। तो एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस की तो में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन सिप्ला के नंबर्स थोड़े से वीकिश या मिले जुले यहाँ पर देखने के मिल सकते हैं। तो इन तीनों ही नतीजों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन